हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी सरोवर पर। आज हम बात करेंगे वाक्य के निकटस्थ अवयव की। तो इसकी परिभाषा जान लेते हैं, किसे कहते हैं। वाक्य की रचना एक या एक से अधिक पदों से होती है। वाक्य में प्रयुक्त पद ही वाक्य के अवयव हैं। वाक्य के जो अवयव आपस में निकटस्थ होते हैं उन्हें निकटस्थ अवयव कहा जाता है। यह निकटता स्थान की नहीं स्थान का न होकर अर्थ की होती है। मतलब कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो वाक्य है वो दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर बनती है और अर्थ की दृष्टि से वो सबसे ज़्यादा एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो शब्द होते हैं एक दूसरे से चिपके रहते हैं, अर्थात जुड़े रहते हैं या एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। तो उन्हें मतलब अपने अर्थों को पूरा करने के लिए एक दूसरे से जुड़े रहने के लिए ही निकटस्थ अवयवों की आवश्यकता पड़ती है। अब हम देखेंगे पद स्तर पर निकटस्थ अवयव क्या होते हैं। पद के निकटस्थ अवयव जानने के लिए उससे यथासंभव खंड करते हैं। यदि शब्द के दो ही खंड हो तो निकटस्थ अवयव की पहचान सरल होती है। मतलब यहाँ कहा जा रहा है कि यदि जो वाक्य है, वाक्य में जो शब्द है, अगर हम शब्द को अलग करते हैं तो जाके वो उनके जो निकट मतलब वाक्यों के जो बहुत पास होते हैं जो पद, वो पूर्ण रूप से दिखाई देंगे। बहुत सरल हो जाएगा उन्हें अलग करना, क्योंकि वहाँ निकटता स्वयं सिद्ध है। यहाँ पे उदाहरण स्वरूप बताया गया है सफलता में, जैसे सफल प्लस ता। तो ये अगर आप सफल में ता लगा देते हैं तो ये निकट, इसके जो निकटस्थ अवयव के रूप में गिना जाएगा। यदि पद के तीन खंड हो सकते हैं तो उसकी आपसी निकटता विचारणीय है। जैसे कि यहाँ पे अभारतीय, मतलब यहाँ पे अगर आप अ हटा दें तो भारतीय हो जाएगा। जैसे इसके तीन खंड किए गए हैं, अ प्लस भारत प्लस ई। यहाँ पे जो भारतीय है, भारत के साथ अ उपसर्ग और ई प्रत्यय प्रयुक्त है, यानी कि यहाँ पे जो अ शब्द है भारत में वो उपसर्ग का कार्य कर रहा है और जो ई लग गया ये प्रत्यय का कार्य हो गया, यानी कि भारतीय। भारत के साथ ई प्रत्यय का प्रारंभिक प्रयोग संभव है और फिर भारतीय शब्द में अ उपसर्ग को सहायता से अभारतीय शब्द बना है। अतः इसे भारत और ई निकटस्थ अवयव हो गए। मतलब कि अगर आप दो शब्दों के मतलब एक शब्द के अगर खंड करते हैं, यानी कि आप उसका संधि विच्छेद करते हैं, तो जो उनके निकट जो मतलब पद रहेंगे या शब्द रहेंगे वो उसके निकटस्थ अवयव कहलाएंगे। और जो शब्द होते हैं, शब्द को तोड़ते हैं तो देखते हैं कि उसके टुकड़े किसके साथ सबसे ज़्यादा जुड़े हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे भारतीय, तो अगर आप भारतीय को अलग करते हैं, जैसे कि भारत और प्लस ई को अलग करते हैं और एक साथ जोड़ते हैं तो भारत के साथ ई निकलता है। तो ये इसका निकट अवयव हो गया। अब हम जानेंगे वाक्य स्तर पर निकटस्थ अवयव। वाक्य के संदर्भ में विभिन्न पदों को निकटता विशेष महत्वपूर्ण होती है। उदाहरण स्वरूप में देखेंगे, उसने भागते हुए चोर को पकड़ लिया। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि चोर भाग रहा था, उसने उसे पकड़ लिया। तो यहाँ भागते हुए चोर के साथ जुड़ा हुआ है निकटस्थ अवयव की, मतलब कि वो भाग रहा है। कौन भाग रहा है? चोर भाग रहा है। तो ये जो शब्द हैं वो निकटस्थ अवयव का कार्य कर रहे हैं। यदि भागते हुए पद विशेषण के रूप में प्रयुक्त है तो चोर पद का निकटस्थ होगा। इस वाक्य का अर्थ होगा चोर भाग रहा था और उसे पकड़ लिया। यदि भागते हुए क्रिया विशेषण है तो उसने उसका निकटस्थ अवयव होगा। इसका विशेषण होगा कि उसने भागकर चोर पकड़ लिया। मतलब यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि जो शब्द है, शब्द के अर्थ के हिसाब, अर्थ के अनुसार सबसे करीब जुड़ा रहता है, वही उसका निकटस्थ अवयव कहलाता है। जैसे चोर भाग रहा है तो उससे पकड़ लिया, मतलब कि भागते हुए चोर को पकड़ लिया। तो ये जो शब्द है वो अपने आप में ही एक दूसरे से जुड़ाव मतलब ऐसा प्रतीत कर रहे हैं, दिखा रहे हैं
और ये एक दूसरे के निकटस्थ यानी कि पास के जो अवयव हैं, पद हैं, वो इसमें नजर आता है। अब हम देखेंगे रेखांकन द्वारा प्रदर्शन। वाक्य के निकटस्थ अवयव को रेखांकन से भी प्रकट कर सकते हैं, यथा मेरा पत्र तुमको मिल गया होगा। मतलब कि यहाँ पे एक तरह से कहा जा रहा है कि मेरा पत्र तुमको मिल गया होगा। मतलब एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो मेरा पत्र है, मतलब मेरा और जो पत्र है तुमको मिल गया होगा। तो ये जो वाक्य है, वाक्य में जो इसके निकटस्थ अवयव को दिखाया जा रहा है रेखाओं के माध्यम से। अब है निकटता के व्यवस्था के आधार पर देखेंगे कितने इसके व्यवस्थाओं को बताया गया है। वाक्य में निकटता अवयव की व्यवस्था मुख्यतः पदक्रम, विशेषण, विशेष्य, योग्यता और बालाघात आदि के आधार पर की जाती है। यानी कि जो वाक्य होता है, वाक्य में पदक्रम होते हैं, विशेषण होता है, विशेष्य होता है, तो उनके आधार पर जो इसके निकटस्थ अवयव है उनको आसानी से पहचाना जाता है। तो पहला हम देखेंगे पदक्रम। वाक्य की सार्थकता पदक्रम पर आधारित होती है। पदक्रम के ज्ञान के अभाव में निकट अवयव की व्यवस्था भी बिगड़ जाती है। जैसे यथा का अर्थ यहाँ पे, जैसे सीता पत्र ने गीता को लिखा। पदक्रम के अनुसार हिंदी वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रियापद का क्रमशः प्रयोग होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है, यदि एक पद है तो पद में पहले कर्ता रहेगा प्लस यहाँ पे इसका क्रिया रहेगा। जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि कर्ता है, फिर इसमें कर्म रहेगा और यहाँ पे क्रिया रहेगा। तो यदि एक वाक्य में ये तीनों नजर आते हैं तो वो मतलब एक तरह से वो पूर्ण रूप से वो वाक्य के ही फॉर्म में है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि सीता पत्र ने गीता को लिखा। आगे है इसमें इसका शुद्ध पद क्रम क्या है, कि ये वाला तो गलत है कि सीता पत्र ने गीता को लिखा। जैसे ही आप इसे पढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा कि सीता पत्र ने, यानी कि जो ने है ये पद की जो मतलब एक कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया होता है, इस पद क्रम के अनुसार नहीं है, तो ये अशुद्ध वाक्य हो गया। अब इसका शुद्ध रूप कब देखेंगे, जब कर्ता, कर्म और क्रिया एक साथ दिखेंगे। जैसे सीता ने गीता को पत्र लिखा, ये इसका सही क्रम है और ये वाक्य के निकटस्थ अवयव के रूप में दिखा जा रहा है कि जो पत्र है और लिखा दोनों एक साथ, मतलब कि पत्र लिख रहा है। कौन लिख रहा है, सीता ने गीता को पत्र लिखा, तो सीता लिख रही है। तो ये इसके निकटस्थ अवयव हो गया कि पत्र और लिखा। आगे हम बात करेंगे विशेषण और विशेष्य। भाषा में विशेषण और विशेष्य का एक साथ प्रयोग होना चाहिए। इस प्रकार दोनों शब्दों का वाक्य में एक साथ प्रयोग होने से उनके निकटस्थ होने की बात भी सिद्ध होती है। जैसे मेहनती लड़के पास हो गए। कभी कभी एक ही विशेषण दो विशेष्यों के साथ भी प्रयुक्त होती है। मेहनती लड़के और लड़कियां पास हो गई। यहाँ पे लड़के और लड़कियां, मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि मेहनती लड़के पास हो गए। मतलब मेहनती कौन है, तो वो लड़के हैं। तो मतलब ये दोनों बहुत करीब हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आप कहें कि मेहनती पास हो गया, अब ये मेहनती कौन है, किसी को यहाँ पे नहीं बताया गया है। अगर लड़के पास हुए तो किस प्रकार के लड़के पास हो गए, तभी प्रश्न उठेगा। तो यहाँ पे जो मेहनती इसके विशेष है, तो मेहनती लड़के पास हो गए। तो ये दोनों जो है यहाँ पे मेहनती और लड़के हमेशा करीब रहते हैं, इस वजह से ये इसके जो मतलब निकटस्थ अवयव के रूप में है। कभी कभी एक ही विशेषण दो विशेष्य, जैसे लड़के और लड़कियों की बात कर मतलब यहाँ पे कर रहा है कि एक ही विशेषण दो विशेष्यों से जुड़ सकता है। कि जैसे कि मेहनती, मेहनती कौन है, लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। तो इस रूप मतलब कभी कभी यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जो निकटस्थ अवयव अपने साथ दो विशेष्यों को भी साथ ले आती है। अब हम बात करेंगे योग्यता पर।
वाक्य के पदों में परस्पर अवयव की योग्यता होनी चाहिए। जब वाक्य के अवयव अर्थ की दृष्टि से ऐसी योग्यता प्राप्त कर लेते हैं तब वाक्य के निकटस्थ अवयव अपने सही रूप में व्यवस्थित होते हैं। जैसे सफाई कर्मचारी को 10 रुपए देकर जरूर जाए। इस वाक्य में अन्वय की योग्यता न होने के कारण जरूर और देकर निकटस्थ अवयव बिखर गए, जिससे विपरीत अर्थ की अभिव्यक्ति होती है। मूल अर्थ संबंध रुपए जरूर देने से था। योग्यता अभाव से निकटस्थ अवयव बिखर गए हैं और विपरीत अर्थ जरूर जाने की अभिव्यक्ति हुई है। इसी प्रकार मुझे एक घर खिड़की वाला चाहिए में अन्वय ठीक नहीं है। इस वाक्य का शुद्ध रूप है मुझे एक खिड़की वाला घर चाहिए। मतलब यहाँ पे पूरा का पूरा यही कहा जा रहा है कि योग्यता मतलब कि अर्थ की संगति होना चाहिए। शब्दों में आपस में तुक होता ना कि अगर आप कोई शब्द बोल रहे हैं तो उसका कोई ना कोई तुक होना चाहिए कि आप सही बोल रहे हैं, मतलब गलत ना बोले। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि सफाई कर्मचारी को 10 रुपए देकर जरूर जाए। तो ये गलत अर्थ निकालता है। मतलब इसमें ऐसा लगता है कि जरूर जाए और यही 10 रुपए देकर सफाई कर्मचारी को जरूर जाए। तो देकर और रुपए करीब है, यानी कि क्या देकर जाना है तो रुपए देकर जाना है। तो ये दोनों एक साथ अपने मतलब योग्यता सिद्ध कर रहे हैं एक साथ निकटस्थ अवयव के रूप में। तो ये इसके हो गए। जैसे कि यहाँ पे मुझे एक खिड़की वाला घर चाहिए, तो यहाँ पे इसका जो शुद्ध रूप है ये, और इसका जो गलत रूप है कि मुझे एक घर खिड़की वाला चाहिए। तो ये इसको मतलब गलत बता रहा है। अब हम देखेंगे बालाघात। बालाघात में मतलब कि जोर मतलब कहाँ दे रहे हैं, कहीं जैसे कि आप कोई वाक्य बोल रहे हैं और कहीं कहीं आप कॉमा लगा देते हैं, मतलब उस बात को जोर दे के बोलते हैं और कहीं बहुत आसानी से बोल देते हैं, तो उसकी बात की जा रही है। वाक्य के किसी पद विशेष पर पड़ने वाला बलाघात यानी कि जोर देकर बोलना के आधार पर भी वाक्य के निकटस्थ अवयव का निर्धारण संभव है। निकटस्थ अवयव के निर्धारण से ही सही अर्थ की अभिव्यक्ति होती है। जैसे जाओ मत, यहाँ पे लग गया कॉमा, बैठो, जाओ कॉमा मत बैठो। मतलब यहाँ कहा जा रहा है कि प्रथम वाक्य में जाओ और मत मतलब ये दोनों निकटस्थ हैं, जिनसे न जाने और बैठने की बात की जा रही है। यानी कि जाओ मत मतलब तुम मत जाओ, बैठे रहो। यहाँ बैठो क्रिया पर बलाघात है। जब मत और बैठो यानी कि यहाँ पे जो मत बैठो ये आपस में मतलब निकटस्थ अवयव के रूप में हो गए कि न बैठने और चले जाने का प्रभाव प्रकट हो रहा है। यहाँ जाओ क्रिया पर बलाघात है, यानी कि जाओ मत बैठो यानी कि तुम मत जाओ। तो ये जो दो शब्द हैं वो निकटस्थ अवयव का काम कर रहे हैं। और जो नीचे वाला है कि जाओ मतलब कि जाओ पर जोर दिया जा रहा है कि तुम जाओ मत बैठो, यहाँ मत बैठो एक साथ है। तो ये दोनों अपने साथ निकटस्थ अवयव के रूप में यहाँ पे आए हैं। अब हम देखेंगे निकटस्थ अवयव की उपयोगिता क्या है, मतलब इनके फायदे क्या है। वाक्य का शुद्ध उच्चारण निकटस्थ अवयव के ज्ञान से संभव है। इसके ज्ञान के अभाव में वाक्य का शुद्ध अर्थ ग्रहण भी असंभव हो सकता है। यथा जैसे रोको मत जाने दो। वाक्य के उच्चारण में यदि उपयुक्त निकटस्थ अवयव का आधार नहीं होगा तो सुनने वाले को रोको मत मतलब मत रोको, उसको जाने दो। यहाँ पे रोको मतलब उसे रोको मत जाने दो, यानी कि अभी उसको बोलो कि वो ठहरे रहे, वो ना जाए, आभास हो सकता है। इसी प्रकार निकटस्थ अवयव के ज्ञान से वाक्य को शुद्ध पदक्रम दिया जा सकता है। मतलब यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि सही उच्चारण और अर्थ समझ में आता है निकटस्थ अवयव से। जैसे कि यहाँ पे रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, यदि आपने किसी से बोल दिया ऐसे तो वो उसके दो अर्थ निकालेगा। या तो वो सोचेगा सामने वाला कि उसने बोला कि तुम मत जाओ अभी रुको, या तो वो बोलेगा कि मत रुको तुम जाओ। तो यहाँ पे किसी प्रकार के बलाघात नहीं लगाया जा रहा है, किसी प्रकार का रुका नहीं जा रहा है। तो इस प्रकार से गलत अर्थ सामने वाला ले सकता है। तो इसलिए मतलब निकटस्थ अवयव की आवश्यकता होती है, जरूरी होती है। दूसरा है
दो भाषाओं के निकटस्थ अवयव का ज्ञान होने से एक से दूसरी भाषा में अनुवाद सरल हो जाता है। यदि हिंदी के वाक्य मैं घर नहीं जा रहा हूँ, मैं घर नहीं जा रहा हूँ, अंग्रेजी में अनुवाद करना हो तो अंग्रेजी के निकटस्थ अवयव के ज्ञान के अभाव में शाब्दिक अनुवाद का अशुद्ध रूप सामने आएगा। मतलब कि यहाँ पे हिंदी में कहा जा रहा है कि जो अनुवाद है, अनुवाद भी निकटस्थ अवयव से आसान हो जाते हैं। जैसे कि हिंदी में मैं घर नहीं जा रहा हूँ, और अगर अंग्रेजी के निकटस्थ अवयव, मतलब कि जो अंग्रेजी के निकटस्थ अवयव होते हैं, पद होते हैं, उनका पता ना हो तो जो अनुवाद है वो गलत हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, आई होम नॉट गोइंग एम, तो यहाँ पे ये गलत हो गए क्योंकि अंग्रेजी के निकटस्थ अवयवों की पता नहीं है, जानकारी नहीं है, और हिंदी में जानकारी है। तो इसका जो सही रूप होगा, यदि अंग्रेजी के निकटस्थ अवयव के ज्ञान होने पर वाक्य जो शुद्ध है उसकी रचना होगी। जैसे आई एम नॉट गोइंग होम, मतलब कि मैं घर नहीं जा रहा हूँ। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि वाक्य में मतलब जानकारी होना चाहिए कि किस प्रकार से निकटस्थ अवयव कहाँ लगेंगे, कहाँ नहीं लगेंगे, इससे वाक्य शुद्ध होता है। मतलब कि यहाँ पे निकटस्थ अवयव का अर्थ है कि वे दो शब्द जो अर्थ के हिसाब से ज़्यादा पास पास होते हैं। मतलब कि वो जो वाक्य है, वाक्य को अच्छा एक मतलब रूप देने का कार्य करते हैं और अर्थ स्पष्ट देते हैं। तो ये निकटस्थ अवयव इन्हें ही कहा जाता है। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। और आप बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस विषय पर चाहिए। थैंक यू।